फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम चुने गए। भाजपा विधायक दल के नेता अब महायुति की बैठक में तय होंगे मंत्री और विभाग। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखविंदर आपको बता दें सुखबीर सिंह बादल को गोली मारी गई। बाल बाल बचे सुखबीर बादल गोल्डन टेम्पल के बाहर कर रहे थे सेवा। राहुल प्रियंका नहीं जा सके संभल, गाजीपुर बॉर्डर से लौटाए गए। यूपी पुलिस के रोकने पर कार पर चढ़कर दिखाया संविधान, कहा 6 दिसंबर को फिर जाएंगे। नोएडा में किसानों की महापंचायत अलीगढ़ में रोके गए राकेश टिकैत। नोकझोंक के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया, थाने में बैठाया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन। संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा। हेमा मालिनी बोली, यह विदेशी संबंधों का नहीं, कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। और महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में भूकंप की 5.3 रही तीव्रता। जमीन से 40 किलोमीटर नीचे था केंद्र। 15 सेकंड हिलती रही धरती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के गठन की मांग दोहराई। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको बता दें नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार के निकट जमा हुई और नारेबाजी की। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों के अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने और संभल जाने की मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद राहुल गांधी का काफिला दिल्ली लौट गया। राहुल गांधी ने कहा कि वो पुलिस के साथ अकेले संभल जाने को तैयार थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। हाथ में संविधान की कॉपी लिए उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो विपक्ष के नेता के अधिकारों का हनन है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे संवैधानिक अधिकार छीने गए हैं। ये अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देना हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ समझाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के नेब सराय इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर
दंपति और उनकी बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 55 साल के राजेश और उनकी पत्नी कोमल, जिनकी उम्र 47 और बेटी की उम्र नाम कविता और उम्र 23 साल के रूप में हुई है। एक मेल, एक फीमेल और उनकी डॉटर है। इन तीनों का चाकू मार के स्टैबिंग से डेथ है। इनके बेटे ने ही कॉल करी है। बेटे ने बताया कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, वापस आके देखा तो इनका मर्डर हुआ पड़ा है। अभी हमने एफएसएल बुला लिया है मौके पे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम कुछ लीड्स पे काम कर रहे हैं इसमें। घर के अंदर कोई ब्रेक इन साइंस नहीं है कहीं पे भी। अब यही देखने का वो है चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में कैसे एंट्री हुई, मतलब क्योंकि कोई ब्रेक इन नहीं है, सब ताले अंदर से बंद थे। लड़का ताला बंद कर गया था और ऊपर छत का ताला भी अंदर से खुला हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फडणवीस ने नई सरकार के सामने चुनौतियों का जिक्र किया और कहा कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करना असली चुनौती होगी। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। कहा, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लोगों ने हमसे जो उम्मीदें की हैं उसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा। तिच्या 2.5 वर्षामध्ये ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला त्रास देण्यात आला, आपल्या आमदारांना त्रास देण्यात आला, नेत्यांना त्रास देण्यात आला, अशाही परिस्थितीमध्ये मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की 2.5 वर्षात एकही आमदार आपल्याला सोडून गेला नाही। सगळे आमदार, सगळे नेते संघर्ष करत होते आणि त्या संघर्षामुळेच 2022 साली पुन्हा आपलं सरकार तयार झालं आणि त्यातूनच आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत ते महायुतीला मिळालं आणि आपल्या या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वर्गाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं। आणि अर्थातच तुम्ही सगळे लोक आहात म्हणून मी इथे आहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से अगली खबर है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध गौरक्षक बिट्टू बजरंगी ने समर्थकों सहित किया। आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर पीएम को ज्ञापन भेजा गया। डीसी को इस दौरान पीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों से मनमानी हो रही है। बिट्टू बजरंगी के द्वारा ये बात कही गई। बेकसूर हिंदू की हत्याएं की जा रही हैं। इस्कॉन मंदिर तोड़कर चिन्मयानंद दास पर देशद्रोह लगाया गया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बिट्टू बजरंगी ने विरोध दर्ज करा है। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ नजर आए। तो बेकसूर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। बिट्टू बजरंगी ने ये बात कही। इस्कॉन मंदिर तोड़कर चिन्मया दास पर देशद्रोह बांग्लादेश की सरकार ने लगाया। तो फरीदाबाद से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गौरक्षक बिट्टू बजरंगी ने समर्थकों सहित प्रदर्शन किया है। सेक्टर 12 के लघु सचिवालय के पास ये प्रदर्शन देखने को मिला है। ज्ञापन दिया है हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, और हमारे चिन्मय जी महाराज जी हैं उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, झूठे मुकदमे करके उनको जेल भेज दिया, और भी साधु संत हैं उनको भी जेल भेज दिया, और वहाँ का इस्कॉन मंदिर हो उसको तोड़ने की साजिश चल रही है। इसी सभी को लेकर हमने सरकार से मांग की है कि हमारी बात पहुँचाई जाए, और काफ़ी हिंदुस्तान में रोष है, हिंदू समाज में रोष है कि हमको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। वहाँ का एक जिहादी पंचर छाप यूनिस मोहम्मद प्रधानमंत्री, वो पहले से हिंदुओं को टारगेट करता आ रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि बांग्लादेशी यहाँ भी रह रहे हैं, फरीदाबाद में, हरियाणा में और हिंदुस्तान में। ऐसा सीन कर देंगे पूरे हिंदू समाज के लोग कि बांग्लादेशियों को भागना भारी पड़ जाएगा। और मेरी विनती भी है
प्रशासन से और चेतावनी भी लगा लो। हमारे मैं डीसी साहब को मैंने विनती भी की है कि जितने भी फर्दाबाद हरियाणा में बांग्लादेशी उनको भगाए जाए, नहीं तो हम अपना काम अपने हाथ में लेना जानते हैं। मुकदमे तो लगेंगे, जब इतने लग गए एक और सही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के गदपुरी टोल पर बीती रात हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथियों ने गाड़ी फ्री करने को लेकर टोल कर्मी के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाड़ी फ्री करने को लेकर पहले टोल कर्मी के साथ हाथापाई हुई, इसके बाद लाठी डंडों से उसकी जमकर कुटाई कर दी। टोल कर्मी को काफ़ी चोटें आई। फिलहाल टोल प्रशासन की ओर से टोल कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में गदपुरी थाना में शिकायत दे दी गई है। मैं 3:28 में फ्रेश होके अपनी लाइन ओपन की थी, जब ये एक गाड़ी पुलिस वालों की आई थी, अपना आई कार्ड दिखाया, मैंने वो गाड़ी एग्जाम कर दी। उसके बाद मैं गाड़ी के पीछे गाड़ी बाहर रन थ्रू करने जा रहे थे, मैंने गाड़ी पिछली रोकी तो पिछली गाड़ी के साथ में अगली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी। अगली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी तो पिछली वाली गाड़ी ने वो अगली वाली ठोक दी। उसमें से गाड़ी में से उतरे, बिना बातें ने कुछ पूछा, तुरंत हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, हाथापाई करने स्टार्ट कर दी, यानी कि एक गाड़ी के चक्कर में दूसरी गाड़ी फ्री निकालना चाह रहे थे। हाँ तब हुआ। हाँ जी। तो कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट शुरू की? उनमें 2 तो पुलिस वाले थे और बाकी उनके सहयोगी थे। सर मेरा नाम राजेश है, मैं आपके यहाँ पे दिल्ली आगरा टोल रोड है, हमारा जो प्रोजेक्ट है क्यू हाईवे का है, इस पर मैं साउथ एशियन की तरफ से अपना प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। रात को झगड़ा हुआ है जी, कर्मचारी के साथ मारपीट, क्या पूरा मामला कुछ जानकारी है? जी रात को 3:26 के आसपास का मामला है। हमने अभी सुबह आके पूरा वीडियो को दोबारा रिव्यू किया है और देखा है, तो उसमें पाया गया है कि सर एक गाड़ी आती है, उसमें कोई मुलाजिम बैठे होते हैं, वो अपना कार्ड शो करते हैं। कार्ड शो करने के बाद में उनको गाड़ी को एग्जाम कर देता है। हमारी जो एग्जामेंट वाली जो भाषा है उसको छूट बोला जाता है। उस गाड़ी को फ्री निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो इसके पीछे वाली गाड़ी है, वो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के भागने की कोशिश करते हैं। तो देश के बाद में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के NIT 86 विधानसभा क्षेत्र की आनंदपुर सत्संग भवन वाली रोड पर पिछले कई दिनों से सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके कारण जहां लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सीवर के गंदे पानी के कारण उसमें मच्छर भी पनप रहे हैं और आसपास बीमारी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह पिछले कई दिनों से कई बार नगर निगम और स्थानीय विधायक को इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। गली नंबर 66 है, आश्रम वाली गली है, किन्नरों वाली भी गली बोली जाती है। और यहाँ जो है आते हैं खपच्ची मार दिए, आज मारेंगे कल फिर यही हाल है। अगर एक दिन खाली हुआ दूसरे दिन फिर यही हाल है। ये परमानेंट ऐसे चलता रहा। बीच में वही 1 महीना ठीक रहा, इसके बाद है ये दिक्कत ये है सर, ये 2.5 साल से सारण लाइन बंद है, जिसकी वजह से आसपास की 20 गलियां भरी हुई है। सारण लाइन के लिए हमें कहते जी कई साल निकल गए, इन पे कोई समान साधन नहीं है, जिससे जी सारण लाइन साफ ना होने के कारण ये नालियाँ भरी पड़ी है। नालियों के अंदर सीवरेज में बहुत गंद भरा हुआ है, जिससे जी वो पानी नहीं चलता। एक खपच्ची मारने से अगले दिन दोपहर तक और शाम को फिर चौक हो जाती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के ESIC मेडिकल अस्पताल में कामगारों को इलाज के दौरान सुविधा न मिलने को लेकर कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ESIC कर्मचारियों के पैसे से चलती है और कर्मचारियों को ही इसमें इलाज नहीं मिल पा रहा है। न तो यहाँ पर समय से डॉक्टर ही पहुँचते और न ही समय पर दवाइयाँ मिल पा रही। डॉक्टर से इलाज करने पर जो दवाइयाँ लिखी जाती है उनमें से आधी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, बाकी मरीज दवाइयों के लिए धक्के खाता रहता है। कमोवेश यही हाल सभी ESIC अस्पतालों का है। क्या इलाज करते हैं जो अपने यहाँ डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए ESI कर्मचारी भविष्य निधि योजना, ये तीनों योजनाएं त्रिपक्षीय हैं। इसमें और ये मजदूरों के अंशदान और कंपनियों के अंशदान के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन नियंत्रण इनके ऊपर
प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए सरकार का होता है, केंद्र सरकार का, दोनों का, और राज्य सरकारें उसमें एक सरकार का अंग मानते हुए सहयोग देती हैं कि जिससे ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पानीपत में 12 साल की लड़की गर्भवती हो गई। उसके पेट में दर्द हुआ तो परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद पता चला कि उसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा है। जिसके बाद जब बेटी से इस बारे में पूछा गया तो लड़की ने अपने जीजा द्वारा गर्भवती करने की बात बताई गई। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मामला एक गाँव के ईट भट्टे का है, जहाँ बिहार के शेखपुरा से एक परिवार 1 महीने पहले कमाने खाने आया था। परिवार यहीं रहकर काम कर रहा था। यहाँ परिवार में महिला, उसका पति, 5 बेटे और बेटियां हैं। इनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। 2 महीने पहले यह परिवार बिहार में ही था। एक दिन माता पिता धान काटने के लिए खेतों में गए थे। उस दौरान घर पर सिर्फ 12 साल की बेटी अकेली थी। तभी जीजा घर में आया और अपनी साली के साथ संबंध बनाया। लड़की ने भी अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया। अब परिवार पानीपत आ गया है। 2 दिन पहले बच्ची के पेट में दर्द हुआ। उसकी मां उसे नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले गई, जहां जांच की गई, जिसमें पता चला है कि गर्भवती है। इसके बाद उसे शहर के सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां मां ने डॉक्टरों से गर्भपात कराने की गुहार लगाई है। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो मां ने उन्हें कहा कि वह दामाद पर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। देखो, तो वो भी वीरस्तर थाने के इलाके की घटना है और उसमें घटना बिहार में हुई है, तो हमने एफआईआर कर दी है। 0 एफआईआर करके कंसर्न थाना को हम भेज। हाँ, जो भी उसने लगाए थे, जो भी कंप्लेंट दी थी, उसी कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर करके और भेज। ये सेक्टर 13-17 थाना के अंतर्गत एक गांव के भट्टे पे बिहार के प्रवासी मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं। उनकी बच्ची है 12 साल की, जो 2 महीने की गर्भवती है। और जब पता लगा तो मिलने के लिए जब मैं गई तो परिवार ने, यानी कि माँ ने बताया कि 1 महीने से वो यहाँ पे आए हैं। इससे पहले वो बिहार में थे और लड़की जो है घर पे अकेली थी। उसके बहन भाई सारे स्कूल में गए हुए थे। जो परिवार वाले थे वो धान कटाई चली हुई थी, वो खेतों में गए हुए थे परिवार वाले। तो उसके बाद जो जीजा था लड़की का, वो घर पे आया और उसने उसके साथ दुराचार किया। उसके बाद लड़की गर्भवती हो गई। इनको नहीं पता था, ये पानीपत आ गए। उसके बाद जब लड़की के पेट में दर्द हुआ तो वहाँ के ही एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में गांव के में वो लेके गए। तो जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि लड़की गर्भवती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं के विरोध में एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में हिंदू समाज के लोग, संघ के स्वयंसेवक, बीजेपी कार्यकर्ता, व्यापारी संगठनों के सदस्य और अन्य सामाजिक संगठन एकत्र हुए। रैली में साधु संतों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। संघ के अनुसार इस रैली में करीब 2.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। शहर के सभी प्रमुख बाजारों ने इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आधे दिन के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। प्रदर्शनकारियों से लालबाग परिसर से कलेक्टर कार्यालय तक मार्च किया और वहां पहुंचकर कलेक्टर आशीष सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग की है। रैली के दौरान उपस्थित लोगों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। ये आक्रोश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। ये आक्रोश उन मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ है जो अखलाक और उसके जैसे आतंकवादियों के लिए तो बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहते हैं। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनके विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेके ज्ञापन पहुंचाया गया है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज पर, हमारे बेटे और बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, आज उसके खिलाफ इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, ऐतिहासिक करता है। रुकर की अगली खबर का कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयली बेड़ा अन्य आदिवासी, आपको बता दें कोयली बेड़ा के कन्या आदिवासी आश्रम में मासूम छात्राओं से अधीक्षिका काम करवा रही। भारी भरकम लकड़ी ढोते दिखे हैं आदिवासी मासूम बच्चे और बच्चियां। अंदरूनी इलाकों में फिर शिक्षा व्यवस्था की पोल साफ तौर पर खुली नजर आ रही है। आपको बता दें भारी भरकम लकड़ी ढोते ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। मामले में सहायक आयुक्त ने
संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित की है। जांच प्रतिवेदन सामने आने के बाद अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा से खबर है। पुलिस प्रशासन किसानों के बीच हुई वार्ता विफल होने के बाद आज आपको बता दें किसान 0 पॉइंट पर धरने पर बने हुए हैं। बातचीत इस दौरान हुई लेकिन कोई हल और समस्या का समाधान नहीं निकला। किसानों की मांग सरकार जल्दी किसानों की मांग पर फैसला ले। कल किसान तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। समाधान नहीं होने पर धरना आगे भी जारी रह सकता है। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ कानपुर में संतों ने सभी संगठनों से एकजुट होकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हमलों, उत्पीड़न और हिंसा के विरोध में 10 दिसंबर को कानपुर के बड़े चौराहे पर आयोजित होगा। इसमें कानपुर के विभिन्न मठ और मंदिरों के महंत एवं साधु संत हिस्सा लेंगे और बांग्लादेश में हो रहे हमलों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास ने दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुओं को अलोकतांत्रिक तरीके से हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। न्यायपालिका द्वारा इन घटनाओं का संज्ञान न लेना, स्वामी चिन्मयानंद कृष्णा प्रभु दास जी के वकील रमेन राय को मरणासन करना, पीड़ितों की आवाज को दबाने की कुचेष्टा करना अलोकतांत्रिक और अमानवीय है। मैं आपके माध्यम से समस्त कानपुर महानगर के दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व में स्थापित रह रहे समस्त हिंदू जनमानस को आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 4 घंटों के लिए बंद करके विभिन्न क्षेत्रों से कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम अथवा न्याय की व्यवस्था में लगे हुए और धार्मिक आध्यात्मिक मठ मंदिर के ट्रस्टियों, पुजारियों, महंतों, आचार्यों, भक्तों, राष्ट्रवादी लोगों को आह्वान करता हूं कि भारी संख्या में आइए। जय सिया राम। आज जो है हम लोग यहाँ आए हैं बांग्लादेश में विगत करीबन 6 महीने से जब से तख्ता पलट हुआ है तब से वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हिंदू लोगों पर तरह तरह के अत्याचार और अनाचार एवं उनकी हत्याएं की जा रही हैं। घरों में घुस कर माँ बहनों के साथ में उनके अंग भंग किए जा रहे हैं, उनको जबरन मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कायम आपको बता दें खबर कासगंज से, जहां बांग्लादेश में हो रही हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों व नरसंहार को लेकर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले एक विशाल जनसभा का आयोजन कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित किया गया। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश की योगी व केंद्र की मोदी सरकार को जगाने का आह्वान किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार व हिंदू नरसंहार के खिलाफ बांग्लादेश में हस्तक्षेप व वहां हिंदू संगठनों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने का पुरजोर विरोध दर्ज कराए जाने की मांग की है। इस दौरान सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कोमल पवार को दिया है। विशाल जनसभा कार्यक्रम में भाजपा विधायक, भाजपा नेता, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस कार्यकर्ता एवं कई हिंदू संगठनों के साथ साथ अध्यापिका, छात्र छात्राएं, डॉक्टर्स आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम सब लोग हिंदू समाज के लोगों के बारे में ये देख रहे हैं मीडिया पर कि जो बांग्लादेश में अपने जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जो हिंदुस्तान के ही लोग हैं, हमारे कलेजे के टुकड़ा हैं, उनके साथ में इतना घोर अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और हम सब लोग इस जघन्य अपराध को देख करके इतने आक्रोशित हैं। पूरे देश में नहीं, विश्व के भी विभिन्न देशों में जहाँ हिंदू समाज रहता है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके चक्कर में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये अत्याचार हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। अपने माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी सेना को आदेश करें और वहाँ पर जितने भी अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उस कार्रवाई को रोका जाए और हम लोग
इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगी कि विश्व के किसी भी धरा पर, किसी भी स्थल पर अगर किसी एक भी हिंदू भाई को कोई क्षति पहुँचती है तो ये कासगंज ही नहीं, भारत का संपूर्ण भारत का कण कण उसके साथ है। देखिए, अभी तो हमने जो है एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जो हमने किसी माध्यम के सही उचित माध्यम के द्वारा पहुँचाया है। इसके बाद अभी तो हम एक शांतिपूर्वक अपना सभा कर रहे हैं, हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनों की संख्या और बढ़ेगी और हम तब तक इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। मथुरा के विकास बाजार में हो रहे धरना प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी शिरकत की है इसमें। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में इस समय कोई सरकार है ही नहीं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक सके। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सदैव संघर्ष किया है। तत्काल बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकें। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे किसी भी प्रकार रोकने पर जोर दिया जाना चाहिए। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सनातन धर्म में शास्त्र को पढ़ा है, साथ ही शस्त्र को भी धारण किया है। शास्त्र से काम नहीं चलेगा तो शस्त्र उठाना पड़ता है। आज पूरे विश्व का हिंदू कह रहा है कि शास्त्र से काम नहीं चल रहा है तो हिंदू को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिनको विश्व लेवल के जो धर्म गुरु हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उस अत्याचार के विरोध में आज पूरे विश्व के सनातन धर्म प्रेमियों में गुस्सा है। हमारा इतिहास रहा है, सनातन धर्म के ऊपर हमारे पूर्वजों ने जिंदा दीवारों में चिन्हना पसंद किया है, फांसी का फंदा चूमा है, घास की रोटी भी खाई है। सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं वो त्याग और बलिदान का एक इतिहास है। हमारा इतिहास है कि भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, उन्होंने लंका का राज्य रावण के भाई को दे। अगली खबर का रुख करेंगे खबर हमीरपुर से, जहां रासायनिक और उर्वरकों की किल्लत से अन्नदाता किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ साधन सहकारी समितियों में उर्वरक का टोटा है, दूसरी तरफ निजी खाद विक्रेता और ओवर रेटिंग कर किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जिला प्रशासन न तो समितियों के माध्यम से किसानों की मांग पर खाद दिला पा रही और न ही तय कीमत से अधिक मूल्य पर बिक्री पर रोक लगा पा रही। इससे आजिज किसानों ने अब ओवर रेटिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करना शुरू किया है। ऐसे ही वीडियो को विपक्षी नेता तूल दे रहे हैं। आपको बता दें कि निजी दुकानदार DAP MRP 1350 के बजाय 1600-1700 रुपए प्रति बोरी बेच रहे हैं। जनपद में किसानों की खाद की जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि अब कुछ प्राइवेट दुकानदारों ने अन्नदाताओं की इस मुसीबत का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। सरकारी केंद्रों में अस्थायी रूप से इस समय खाद की बिक्री पर रोक लगी हुई है। वहीं जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो खाद की जो कीमतें हैं उस पर इजाफे पे इजाफा करते चले जा रहे हैं, जिससे अन्नदाताओं की ज़िंदगी पर एक अच्छा खासा असर देखने को पड़ रहा है। वहीं जब किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि जो सरकारी तय मूल्य था प्राइवेट दुकानदार उसका कई गुना उनको खाद बेच रहे हैं। वहीं किसानों को जो सरकारी केंद्रों से खाद न मिलने के चलते परेशानियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसका असर उनकी खेती पर भी देखा जा सकता है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मऊ से है, जहां उमर अंसारी हेट स्पीच के मामले में कोर्ट में हाजिर हुए अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। संभल में हुए बवाल पर उमर अंसारी बोले कि कहा सरकार और पुलिस प्रशासन फेल रही है, इंटेलिजेंस को मामले में कोई जानकारी नहीं हुई है, इन्हीं सब कारणों से संभल में बवाल हुआ है। बांग्लादेश के मामले पर कहा कि हिंदुस्तान की जय हिंद कीजिए। आपको बता दें वर्ष 2022 में विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आज केस था हमारा अब्बास भैया के ऊपर जो हेट स्पीच का मुकदमा था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उसमें हमें भी मुलजिम बनाया गया था ताली बजाने के इल्ज़ाम में। तो ताली बजाने के इल्ज़ाम में पेश हुए थे, लेकिन आज कॉन्डोलेंस था तो कुछ हुआ नहीं, डेट पड़ गई।
क्या हाल है सदर विधायक अब्बास अंसारी में? जी स्वस्थ है, ठीक है। ठीक है। हाँ। संभल वाले घटना को लेकर क्या कहेंगे? उस पे तो सब नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की प्रक्रिया आ गई, और देखिए वो तो बिल्कुल वाज़ेह है और साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से सरकार का और पुलिस का फेलियर था। इंटेलिजेंस को कोई अपडेट नहीं था, इसके सिवा पुलिस मोबिलाइज नहीं हो पाई थी, और इसी सब चीज़ों के कारण ये हुआ है। और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे परिवार के बड़ों ने और हम भी अपील करते हैं संभल के लोगों से कि वो संयम बरतें, और आप लोगों से भी अपील करते हैं कि आग में घी ना डाला जाए, आग को बुझाने की कोशिश की जाए। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से जहां निजी आपको बता दें निरीक्षण भवन पहुंचे मंत्री राकेश सचान का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें संभल घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में वस्त्र एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बड़ा बयान दिया। संभल घटना को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी 4 दिन बाद वहां आराम से जाकर लेटे। राहुल गांधी को रोके जाने पर कहा कि 4 दिन बाद मामला शांत हो जाए तब आराम से वहां जाकर लेटे। राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था की वजह से उनको रोका गया है। अखिलेश यादव के बयानों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी सरकार में सबसे कम दंगे हुए हैं, दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही हैं। उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। बड़ी घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, और सरकार ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित भी कर रही है, जांच भी कर रही है। जब निषेधाज्ञा लगी हुई है तो इस दिशा में किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को वहाँ नहीं जाना चाहिए, जाने से बचना चाहिए। अभी 2-4 दिन में जब कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी तब लोगों को जाना चाहिए, इसीलिए पुलिस ने रोका है। बाकी अभी हफ्ते 10 दिन में जहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी तो लोग जाके संभल में लेटे, कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। देखिए ये गलत आरोप है, और योगी सरकार में अगर आप देखें तो सबसे कम दंगा उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और दंगाइयों को चिन्हित भी किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी तक जब्त की जा रही। सख्त कार्रवाई योगी सरकार करती है ताकि आगे नजीर बने और इस तरह की। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। राजधानी के विकासनगर इलाके में दिन दहाड़े इंस्पेक्टर की बेटी से लूटपाट करने वाले सगे भाइयों को आखिरकार स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर सबक सिखाते हुए आपको बता दें लूटे हुए माल की बरामदगी में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के बाद बदमाशों द्वारा अन्य घटनाओं की जानकारी देने की बात कहते हुए मिनी स्टेडियम लेकर गए। वहां पहले से छिपा कर रखे गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। ये बात दूसरी है कि बदमाशों की गोली हवा में निकल जाने से सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित बच गए। हालांकि पुलिस ने बदमाशों को दोबारा काबू करने के लिए बल प्रयोग की बात अस्वीकार की। ये खास रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर जिले में कार्यरत यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह की बेटी लखनऊ के विकास नगर इलाके में बच्चों सहित रहती है। बीती 29 नवंबर को इंस्पेक्टर की बेटी हुई रीना चौहान अपनी बेटी के स्कूल जा रही थी। इसी बीच नीली अपाचे बाइक सवार 2 बदमाशों ने मौके से गुजरते हुए गाड़ी में बैठे बैठे महिला का बैग छीनना शुरू कर दिया। इससे पैदल जा रही महिला कुछ दूर हवा में तैरते हुए सड़क पर गिरी थी और बदमाश बैग सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। बदमाशों की तलाश में जुटी डीसीपी क्राइम और विकास नगर पुलिस टीम ने संयुक्त अभियान में लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ताल कटोरा थाना क्षेत्र के आलमनगर बादशाह खेड़ा मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले सगे भाई स्नेहल श्रीवास्तव व अतुल श्रीवास्तव उर्फ अपूर्व ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह बात तय करने के बाद पुलिस ने दोनों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मंगलसूत्र, एक जोड़ी पायल और एक प्रेस आईडी कार्ड आदि दस्तावेज भी बरामद किए। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद लुटेरों ने अन्य घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार करते हुए माल बरामदगी के लिए विकास नगर के मिनी स्टेडियम चलने को कहा।
स्टेडियम पहुंचे अतुल श्रीवास्तव और अपूर्व ने वहां पहले से छिपा कर रखे तमंचे को निकालकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। हालांकि सभी पुलिसकर्मी फायर की चपेट में आने से बच गए, लेकिन संभलते हुए पुलिस जवानों को बदमाशों को दोबारा काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। अपर पुलिस उपायुक्त जितेंद्र दुबे ने ज्वेलरी व अन्य सामान के साथ एक तमंचा व खोखा बरामद होने का दावा किया है। देखिए, गत 29 नवंबर 2024 में थाना क्षेत्र विकासनगर में एक महिला के साथ पर्स छीने जाने की घटना हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए हमारी विकासनगर की टीम और उसके साथ साथ जो है उत्तरी जोन की क्राइम टीम को लगाया गया था। साथ में और टीमें गठित की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। साथ ही मुखबिरान से जानकारी ली गई कि जो इस घटना में शामिल लोग हैं उनके बारे में मुखबिरान से सूचना मिली। 2 जगहों से इनको अलग अलग जगह से हिरासत पुलिस में लिया गया। साथ ही माल बरामदगी का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में जहां आप खड़े हैं यहाँ पर माल छुपाने का इनके द्वारा बताया गया था। जहां पर घटना के अनावरण है जो माल का रिकवरी करने का प्रयास किया गया, उसी समय छुपा कर रखे हुए एक तमंचे से इस एक अभियुक्त के द्वारा उसमें फायरिंग की गई है, जिसमें अपने हिकमत अमली से और बचाव के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हमारी थाना विकासनगर की टीम के द्वारा उस पर कब्जा किया गया। और 2 अभियुक्त जो हैं जिनके नाम है स्नेहिल श्रीवास्तव, साथ ही अपूर्व उर्फ अतुल श्रीवास्तव, इनको गिरफ्तार किया गया है, जो बादशाह खेड़ा थाना क्षेत्र तालकटोरा के निवासी हैं। दिन में हुई लूटपाट की घटना के बाद थाना पुलिस बदमाशों का सुराग लगाने में असफल साबित हुई। दुस्साहसिक ढंग से लूट करने वालों की सुरागर्सी में विफलता को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने घटना के चौथे दिन थाना प्रभारी विपिन सिंह और चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार को सस्पेंड कर दिया था। साथ ही आलोक सिंह को थाने की कमान सौंपी गई है। थाना और चौकी प्रभारियों को स्थानांतरित करने के साथ लूट का खुलासा हो जाने से लोगों में पुलिसिंग के प्रति भरोसा बनने की बात कही जा रही है। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा। तो फिलहाल देश की बात में एक ब्रेक का और वक्त है, रुकते हैं, फिलहाल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां 116 वाहनों के चालान निरस्त करने के आरोप में निलंबित चल रहे सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यातायात निदेशालय के आईटी सेल में तैनात कांस्टेबल ने वर्ष 2024 में अब तक चालान की गई संबंधित वाहनों के चालान निरस्त किए थे। निरस्त किए गए सभी ई चालान मनमाने ढंग से कैंसिल किए जाने की जानकारी से निदेशालय में हड़कंप मच गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आईटी सेल के प्रभारी सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार ने सुशांत गुल सिटी थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व वीएनएस की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। अब बात करेंगे अगली खबर की। मऊ जिले में आपको बता दें, अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मऊ सदर अंजनी कुमार पांडे के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस टीम ने देर शाम क्षेत्र का निरीक्षण और चेकिंग करते हुए रेलवे स्टेशन के पास स्थित रामलीला मैदान से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से 20.36 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जनपद मऊ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में एवं जो नशीले जो पदार्थ हैं उनको धरपकड़ के क्रम में 2 अभियुक्तों से हमारे थाने कोतवाली की पुलिस ने सफलतापूर्वक लगभग 20.366 किलोग्राम गांजा जो है कि बरामद किया है। और ये जो अभियुक्त हैं ये अवैध तरीके से गांजे को ले आकर और जनपद मऊ में जो है विभिन्न जगहों पर बेचने का काम करते हैं। तो इस बार जो है पुलिस उनको जो है कि इस मंसूबे में सफल नहीं हो पाए, हम लोगों ने लिहाजा उनको गिरफ्तार किया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर से अगली खबर है, जहां पुलिस की एक सातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। ये मुठभेड़ सैदपुर थाना क्षेत्र के जोगीवीर इलाके में हुई है। घायल बदमाश अमन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश अमन यादव पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार बदमाश कई मामलों में वांछित चल रहा है। थाना सैदपुर और खानपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 25,000 का इनामिया अभियुक्त अमन यादव के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल को CSC प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद सर। अगली खबर मथुरा से, जहां अमेरिका में रहकर भारत का नाम रोशन करने वाले भदोही के रिंकू सिंह, जो कि WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के प्रमुख रेसलर हैं, हाल ही में एक विशेष अवसर पर श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। रिंकू सिंह भारतीय पहलवान के रूप में अपनी ताकत और कुश्ती कौशल का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने WWE में भी अपनी पहचान बनाई है। जब रिंकू सिंह ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री ठाकुर बिहारी जी को श्रद्धा से निहारते हुए कुछ समय तक ध्यान किया। इसके बाद उन्होंने अपने सिर से पगड़ी उतारी और ठाकुर जी की देहरी पर रखकर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य उनके श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के प्रति व्यक्त की है। सब नाथ की कृपा है। जीवन में जब भी ऊंचाई प्राप्त होती है तो भारत के साधु संतों और ठाकुर जी की कृपा से ही वो ऊंचाई प्राप्त होती है। बहुत सौभाग्य है कि भारत भूमि पर जब जब आता हूँ तो नाथ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितना आनंद महसूस हुआ ठाकुर जी के दर्शन करके? बहुत। जैसे अब विदेश में हूँ तो थोड़ा दूरी रहती है, हालांकि ठाकुर जी तो हर जगह हैं, लेकिन वृंदावन की रज लगाने का सौभाग्य जो प्राप्त होता है वो कुछ अलग है। अगर युवाओं की बात करें तो आजकल के युवा माइक पे प्रोटेस्ट पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि गंदी आदतों को पकड़ रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश आपको? मैं जहाँ तक लगता है कि जब से हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने यहाँ पे आए वृंदावन में, तब से भारत भूमि के जितने भी युवा हैं वो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगली खबर का रुख करके खबर महाराजगंज से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के श्याम पैलेस मैरिज हॉल में बीती देर रात द्वार पूजा कार्यक्रम के दौरान चली गोली में एक व्यक्ति घायल हो गया। गोली लगने के बाद बारात की खुशियां सन्नाटे में तब्दील हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस ने बारात में आए लगभग आधा दर्जन लाइसेंसी असलाहधारी से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस का बयान सामने नहीं आया। अगली खबर ललितपुर से, जहां पुलिस ने साइबर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी अभियुक्त प्रलोभन देकर विद्यार्थियों को फंसाते थे। शिकार बनने वालों का फेडरल बैंक में खाता खुलवाते समय अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा देते थे। इससे ठगों को खाते में होने वाले ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती रहती थी। पकड़े गए ठग बैंक खातों से संबंधित जानकारी, मोटी रकम वसूल कर साइबर ठगों के हाथों बेच देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड व एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। सभी अभियुक्तों को न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया गया है। देखिए, ये एक साइबर फ्रॉड गैंग है जो लगातार ऐसे सॉफ्ट टारगेट जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको आसानी से पैसों का प्रलोभन दे करके वर्गलाया जा सकता है, उनको ये चिन्हित करते थे और उनके फेडरल बैंक में खाते खुलवाते थे। खाते खुलवा करके उसमें अपने मोबाइल नंबर चेंज करा करके लगा देते थे। जो पासबुक और अन्य किट मिलती थी उसको अपने पास रखते थे, जिससे कि ट्रांजैक्शन का जो कुछ भी हो ये इनको पता रहे। और उसके बाद उसी अकाउंट को जो साइबर फ्रॉड के अन्य गिरोह हैं उनको ये बेच देते थे। उसके एवज में इनको ट्रांजैक्शन के कारण मोटी रकम मिल जाती थी, जिसका ये अपने शौक के लिए पूरा करते थे। इससे गाड़ी खरीद लिया, अन्य तरह की चीज़ों को करते थे। इसमें साइबर टीम ने हमारी मिलकर के सर्विलांस साइबर की टीम ने
आज कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ऋतिक मिश्रा, अमन मिश्रा जो यही ग्राम छायन महरौनी और देवगढ़ रोड गांधीनगर के रहने वाले हैं। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।